नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस स्टारकास्ट से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उससे पहले कहना चाहूँगा, उस फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा। बहुत पहले से हम किसी फिल्म को जान लेते हैं, एक अच्छी फिल्म को हम उसके ट्रेलर से पहचान लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पे। सत श्री अकाल जी। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रूबी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक गाना था डायमंड, और तब से ही वो चमक दिख रही है आपके उस किरदार में, आपके उस अदायकी में, और ये भी एक वो अदायकी है जिसमें वो चमक बरकरार है। कैसे देख रहे हैं अपने इस किरदार की चमक को आप? जी वैसे मतलब ਮੈਨੂੰ ਚਮਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर द ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਜਸਟ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਇਟਸ ਆਲ गॉड। अच्छा, बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन एक्टर नहीं बनना चाहते थे, एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। तो लगता है कि पंजाब की लेडी सिंघम किरदार अभी बाकी है रूपी के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करांगे जी जरूर। शुक्र है नहीं बनी तो छेतर बहुत पैने सारे किदे लोग सारे सारे अच्छा इंडस्ट्री वाले। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। So Ruby is still waiting for the lady सिंघम अवतार। आई थिंक जी मैं कर लेना, नेक्स्ट वही होगा शायद। अच्छा, क्योंकि एक ऐसा किरदार है, मुझे लगता है ये वो गुलाब है जिसकी खुशबू महक जब रिलीज होगी तो थिएटर्स में महकेगी, और ये खुशबू अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में कितनी महक रही है आपके इस किरदार से? काफ़ी जी। मेरी मम्मा ने फर्स्ट टाइम मैंने किया अज फोन ते कि भी मैंने, मैं उन्होंने दसिया भी 30 तरीक ਨੂੰ शायद मैं वापस मैं हजे इंडिया ही होवां, तो कहती फिर मैं तो चल जाना देखण आपे ही, कहती मैं तो बहुत एक्साइटेड हाँ। एंड मेरी मम्मी ने कदे भी नहीं अज तक इदा किया किसी भी फिल्म ਨੂੰ। सो ये बहुत वड्डी गल है जी। एंड मैं कल ही सोच रही सी फ्लाइट तो आते आते कि काश मेरे दादा दादी जी होंदे ते ਉਹ देखदे फिल्म, क्योंकि साढ़े सारे बजुर्गों लिए, साढ़े परिवार लिए बहुत बहुत वड्डी गल है जी। ये मैनूं लगदा असीं वर्ड्स च एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किड्डी वड्डी गल है कि असीं इस चीज़ का पार्ट हाँ। अच्छा जसपा जी, आपका भी गाना था तेरा टाइम, लग रहा है कि टाइम अब सही है और टाइम आ गया है, अच्छे अच्छे किरदार अब जो आप पर्दे पे निभा रहे हैं? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਰਨੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਇੱਕ ਵੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, और ये प्यार हमेशा मिलता रहेगा सर। युवराज सर, इस किरदार में जो 3 चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी, एग्रेशन बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, और इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा है। और ये तीनों चीज़ों को मिला के इस किरदार को, मेरे को लगता है कि ये एक किरदार बना है। आपने इस एग्रेशन और इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन वाले किरदार को इस फिल्म के कैसे डिफाइन करेंगे आप सर? मेरे ख्याल बहुत साल पहले जब मेरे पेरेंट्स अलाइव थे और मैं 16-17 साल का था, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी मुगल आजम करके। तो मेरे पिताजी हमेशा हाथ में सोटी रखा करते थे कि बाकी कोई बात सब करना घर में, पिक्चर की काम नहीं, फिल्म की बात नहीं करनी। तो सडनली मैं पिक्चर देख के आया, तो मैंने घर में आके ये शुरू कर दिया कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, नारकली ये वो। तो मेरे फादर ने सुना, कहा, उन्होंने लंबी किलोमीटर की गाली निकाली मेरे को, कहते क्या बकवास करते तुम,
मैंने जो मैं पिक्चर देखी थी तो मेरे मोम भी कहने लगे बेटा सारा दिन, मैं कहा मैं कदे एक्टर बनया था, मैं पृथ्वीराज कपूर अकबर बना लॉन्ग टाइम बैक है ना, सरस्वती कई बार आपके जुबान पे बैठती। उस तो पहला जी मैनू पता नहीं सीगा, क्रिकेट खेलते रहे, क्रिकेट खिलाते रहे, टाइम चला गया, ये भी नहीं पता सी कि फिल्मां च आना। मेरा ख्याल हर चीज़ हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, उसके हुक्म के साथ ही सब कुछ होता है। ऐसे ही आदमी बोलता था मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं राजा बन गया, मैं ये बन गया, नहीं नहीं नहीं, उसका हुक्म हुआ तो आप बन गए। आई थिंक वो सबका एक खेल, एक जर्नी का लिखा हुआ है। सो करते करते मैंने कभी अपने को एक्टर माना ही नहीं। मैं जितना क्रिटिकल हूँ अपने बारे में, कभी स्क्रीन पे देखे था क्या वाहियात काम किया यार तूने, है ये काम कर, और दिस इज द वे आई एम। तो बहुत सारे घर वाले भी, लोग भी बोलते हैं यार कभी तुम अपने आप को ये तो बोल दिया करो कि तुमने ठीक काम किया है। मैं कहा नहीं किया है, एक्टिंग की अभी ABC नहीं आती। बट देन जब ये रजनी पिक्चर का जो स्क्रिप्ट था वो आया तो अमर हुंदल जी ने मेरे को फ़ोन किया, उनके साथ मुझे बहुत गिला था एक, और गिला था एक बब्बर पिक्चर का जिसमें बड़ा ने मेरा लार्जर बनाया था, अंडरवर्ल्ड किंग। और मुझे बात, मैं सच बोलने की बड़ी आदत है, बोल दूं यार? अच्छा, तो हमारी इंडस्ट्री में जेलसी फैक्टर बहुत है, हर इंडस्ट्री में है, हिंदुस्तान में ही है, सारी शायद दुनिया में होगा पर देश में बहुत ज़्यादा है। अगर कोई तरक्की कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, अगर वो दिखता है तो उसको प्रॉब्लम शुरू होती है दूसरे को। बहुत सारे मैंने को आर्टिस्ट में भी देखा है। तो वो बब्बर कैरेक्टर में जब गया सेट पे तो मैंने कहा यार इतना बड़ा कैरेक्टर आपने बना दिया, इतना बड़ा पोस्टर आपने योगराज सिंह का लगा रखा है, बीच में सबको फंसा रखा है। तो कोई हमारे सिंगर हैं अमृतमान करके, तो मैंने कहा क्यों भाई अभी 2 दिन में काम क्यों, ये कैरेक्टर को पूरा लेके जाओ आगे यार, तुम पूरी पिक्चर में लेके जाओ, पिक्चर तुम्हारी हिट हो जाएगी, मैं विलन का काम करूंगा, ये हीरो है। तो कुछ वजह से उसने मुझे बताया कि यार जी वो मान साहब की कुछ इशू है, ये है वो है, एनीवे ये चलता रहता है, वो बात खत्म होगी। मैंने कहा यार अमर हुंदल मुझे बड़ा गिला है तेरे से, और मैंने ये बात जाके जब आउटलॉ कर रहे थे जाके बलजीत जी को बताई। मैंने कहा सर मेरा बड़ा धक्का किया, धक्का मेरे बहुत होंदा है, पर एडा तो ट्रैकर का धक्का तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो मैनू कह लगे मैनू पता है, तो उन्होंने फ़ोन किया अमर को, तो अमर को बहुत लेफ्ट राइट, क्योंकि उनके गुरु हैं, और मैं वेरी हैप्पी, मैं कहा सर वेल डन, थैंक यू वेरी मच, ऐसा होना चाहिए। एनीवे तो अमर ने हमेशा कहा कि सर मेरा कसूर है, ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ, पर मेरी ये प्रॉब्लम थी। तो वो ये किरदार आ गया, फिर कहते काम करेंगे इकट्ठे। तो वो सुना रहे थे, तो जब ये वो एक डायलॉग आया बीच में जहाँ खुदा को बहुत बुरा भला कहता है, यहाँ कोई खुदा नहीं, ये नहीं वो नहीं सब, तो मेरे को वो लग रहा था कि ये चीज़ शायद मैं ज़िंदगी में ना बोल पाऊँगा, क्योंकि मेरी ज़ुबान से, मेरी रसना से मैं खुदा के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में, अपने शहीदों के बारे में, अपने बाबा दीप सिंह जी हमारे जो सिखिज़्म के बारे में मैं ना बोल सकता हूँ, ना ही मैं सुन सकता हूँ, सीधी सी बात है, यू नो। बट वो कैरेक्टर जब सुना रहे थे तो मैंने कहा एक टाइम पे जाके बोलूँगा यार सीन काट दो ये वाला। तो सडनली जब उन्होंने कैरेक्टर सुनाया तो मैंने कहा तो पाजी फिर शूटिंग करें? मैं कहा हाँ करें, चलो। तो कोई बात नहीं, कभी पैसे की बात मैंने करी नहीं आज तक ज़िंदगी में, जो मिल गया ठीक है। बट सडनली उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये मैं क्यों कर सकता हूँ। तो ऑलवेज आई गो, मेरे घर में एक बाबा जी का कमरा है, वहाँ जाके मैं बैठ जाता हूँ, वही मेरे पिता, वही मेरा परिवार, वही मेरा सब कुछ है। तो मैंने कहा पिताजी ये मेरे से नहीं होगा। अभी वो बात करके मैं बाहर ही आया था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एज एन एक्टर तो मैं फ़ोन आया परमजीत का कि औरंगजेब का कैरेक्टर आपको करना है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। सो बट एज एन एक्टर आई थॉट कि ये ऐसा होगा। अब वो रसना की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये फील मैं शूटिंग पे गया तो वहाँ पे जब ये ड्रेसअप होके मैं वैनिटी वैन में बैठा तो मैंने देखा, मैंने कहा ये ले, ये तो पृथ्वीराज कपूर ऑफ मुगल आजम योगराज सिंह, क्या बात है बन गई। पर वो नेगेटिव पॉजिटिव उसमें फ्रेम था, तो पॉजिटिवनेस भी थी। तो जब सेट पे गए तो रजनी जी, रूपी जी वहाँ पे खड़े थे, तो इन्होंने मुझे यूं किया तो मैं सीधा निकल गया। आई डिडंट वांट टू टॉक टू हर, आई डिडंट वांट टू मीट एनीबडी, क्योंकि मैं उस जोन में रहना चाह रहा था जिस जोन में वो कैरेक्टर था। तो जाके सर ने मुझे कहा ऐसे ऐसे करके है, वो बात मैं कई बार सुना चुका हूँ। शॉर्ट हुआ तो मेरे मन में वही आया कि मैं अकबर की तरह चलूँगा, अकबर की तरह बात करूँगा, वही चाल होगी मेरी, वही ऐसे आंखें होंगी, वही मेरी डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी में कुछ मॉड्यूलेशन मैंने कहा ऐसे ऐसे मैनरिज्म कर लेते हैं। तो मैंने किया तो सबको बड़ा अच्छा लगा। सर आए, बलजीत सर ने आके मुझे जप्फी डाल ली, हाँ क्या यार शेर बबर शेर कमाल कर दी। अमर साहब भी बड़े खुश हुए।
थोड़ा बहुत उसमें मॉड्यूलेशन करना शुरू हुआ। तो होल कॉन्सेप्ट में जो काम किया, जो आपने सवाल पूछा है, वो यही हुआ कि वो मुगल आजम को रखते मेरे दिमाग में, और ये बात सच हो गई कि मुगल आजम बॉलीवुड के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और ये बीबी रजनी पंजाबी पिक्चर की एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, स्कूल है। क्योंकि मैं समझता हूँ जैसे मुगल आजम के पीछे और आगे कभी वैसी फिल्म नहीं बन सकी, तो रजनी पिक्चर के बाद भी पहले और आगे पंजाबी सिनेमा पिक्चर नहीं बन पाई। सर देखिए, ये ताकत होती है किसी भी किरदार की, अगर आप नेगेटिव निभा रहे हैं और उसको लोग हेट करें, ये ताकत है उस अभिनेता की और उस किरदार की जो आप निभा रहे हैं। जनील सर, आपसे जानना चाहूँगा कि हर इंडस्ट्री में एक छोटी फिल्म एक बड़ी फिल्म होती है, लेकिन एक छोटी फिल्म एक बड़ी फिल्म बन सकती है, एक बड़ी फिल्म छोटी फिल्म नहीं बन सकती। कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जब कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है, किस तरीके का कंटेंट, बिकॉज हम इंजॉय अभी कर रहे हैं बहुत सारा कंटेंट, लेकिन बहुत सारा कंटेंट अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, वो देख नहीं रहे हैं, किस तरह का कंटेंट अभी हमें चाहिए? और इस तरह का कंटेंट जो हम देख रहे हैं, ये रूटेड कंटेंट है, और रूटेड कंटेंट क्या आप आज भी किसी भी इंडस्ट्री में मिस करते हैं? देखो, मैं ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਲਯੋਗ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ, ਜੂਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਸ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੇ, ਰੂਪੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤੀ, ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੋਤਾ, ਪਿਓ ਜਾਂ ਧੀ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ, ਸਿਰਫ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਹਿੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਲੋ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ अपना वक्रा ही ट्रेड सेट करूँगी ये फिल्म। सर लेकिन बहुत सारी फिल्में बन रही है, हर जोनर की फिल्म बन रही है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन लगता है आपको कि कोई एक ऐसी कहानी अभी भी अवेटेड है पंजाब के लिए जो दिखाई जानी बाकी है? हालांकि बहुत सारी कहानियाँ होंगी, लेकिन एक कहानी आपको लगता है कि पर्दे पे आनी चाहिए और जो अभी तक नहीं आई है? सर साल के 365 दिन होंगे ना जी, 365 दिन होंगे आ सर। साढ़े को 365 दिन ही ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ 262 ਦੀ, 2024 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 262 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ 1800 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ 365 ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। 65,000 ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ।
ਹਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆંકੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਮਾਂਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਮੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮੌੜ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਵੱਜਦਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸੇਮ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 74 करेक्ट। ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਾਜੀ ਵੀ ਥੇ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਾਮ? ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਰਜਨ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਲੀਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, 10-10 ਸਾਲ ਮੁਕਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ। ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ। देखिए अच्छी बात, पंजाबी सिनेमा में अभी तक 2% कहानी नहीं बनी है। मैं यहां बैठकर आपके पास 10 दिन 10 रातों में पेन लीजिए, मैं बताऊं कौन कौन सी कहानी बनने वाली है। 2% नहीं बनी है। आपने काली फूला सिंह का नाम सुना, जनरल जोरावर सिंह का नाम सुना, हरि सिंह नलुआ का नाम सुना है? नहीं सुना ना? यही तो प्रॉब्लम है। अभी पंजाबी सिनेमे में शुरू हुआ है। मैं खुदा से 100 साल और मांगता हूं कि मुझे जवान रखना। मैं हर वो किरदार करना चाहता हूं और दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि पंजाबियत, सिखिज्म और महाराजा रंजीत सिंह का राज, वो तिब्बत से लेकर कंधार तक, रोपड़ तक जो रहा है, उसमें कहानियां सर। और ऐसी कहानियां हैं जो जिंदगी में ना कभी कही गई हैं। वो भूल इसलिए गए लोग क्योंकि उनको दफन कर दिया गया। वो सारे जो चीजें लिखी हुई थी वो फाड़ दी गई। जो सब कुछ पंजाब और सिखिज्म में था उसको गर्क कर दिया गया। लेकिन दफनाने से चीज हमेशा उभर के ज्यादा आती है। आने वाले सिनेमे में आप देखेंगे, मैं कर रहा हूं पिक्चर द 4th बैटल ऑफ द सिख एंड आई एम प्लेइंग द लायन ऑफ द सिख पंथ। उसको आपको पोस्टर दिखा दूं, आप दंग रह जाओगे इसी वक्त। सो मैं, हरि सिंह नलुआ, हम सब लोग मिलके अपने पंजाबी सिनेमा में तमाम वो चीजें दिखाना चाहते हैं कि पिछले 2000 साल में, 3000 साल में हिंदुस्तान की जो अवस्था थी, वो उसको किसने सुधारा, किसने आजादी दी, कौन कौन लोग थे वो चीज करने वाली। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, उसके आज तक जितने भी जर्नैल हुए, जितने भी शहीद हुए, जितने भी बाबा दीप सिंह जी जैसे इंसान हुए, उन तमाम लोगों के ऊपर इस देश में सब कुछ बना। रामायण बनी, रामायण के बाद महाभारत बनी। आज तक उन किरदारों को प्रणाम किया जाता है। आज तक उस धर्म का कितना नाम इस दुनिया में हुआ है। हर आदमी को अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत है, लेकिन बदनसीबी ये है पंजाबी सिनेमा की कि बनाने वालों को 10 आदमियों से पूछना पड़ता है। सो आई थिंक आने वाले टाइम में जो आपने सवाल पूछा था वो ये है कि हजारों, लाखों, अरबों कहानियां, औरतों की कहानियां पढ़ी हैं सर, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे कटवा के हार बना के अपने गलों में पहना दिए, जो आरों से चराए गए, जिन्हें देगा जुबाड़े गए। अभी आपने देखा कहाँ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे जीते जी ये सब कुछ हो। मेरे मरने के बाद अगर ये होना पड़े तो मैं खुदा को बोलूंगा एक जन्म मुझे और चाहिए, ताकि जाके मैं अपने पंजाब के वारसों की, जाने वालों की, रहने वालों की ये गाथा सुना सकूं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आप दोनों से। जैसे सर, एक किरदार में घुसना और उसके बाद उससे निकलना कितना मुश्किल होता है, और जब स्पेशली ऐसे किरदार हो? डेफिनेटली सर, ये तो जैसे रूपी ने ये किरदार किया है, तो मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम साथ में हैं अभी, तो वो दिन भर वही बात होती है कि उसने बोला कि मेरे में ठहरा बड़ा आया। तो राजकुमार इंद्र का करैक्टर है,
और वो गेटअप पूरा महाराजों वाला, तो जब जैसे सर ने कहा कि वो गेटअप में जब बंदा आता है तो ना एक अलग फील आ जाती है। जैसे हमारा एक पंजाब का ट्रेडिशनल कल्चर है कि कुर्ता पजामा ये सर ने डाला है, जब ये बंदा डालता है ना सर, मेरे पैर में हो सकता है ये गुच्ची होगी, बट ये गुच्ची उस जूती से ऊंची नहीं है। वो डेफिनेटली उसका जो फील है ना, एक वो अंदर से बंदे को पता नहीं क्या बना देता है। तो ये उस धरती की करामात बोलो कि पावर बोलो क्या बोलो, तो एक करैक्टर हमेशा आपके ऊपर छाप छोड़ कर जाता है। तो मुझे भी ये इंद्र का करैक्टर काफ़ी अच्छा लगा और ये एक इंसानियत पसंद बंदा है, तो काफ़ी अच्छा था। रूबी, आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि किरदार में बहुत ठहराव है और उससे जैसे जसपाल जी ने बताया कि जिंदगी में भी कई बार ठहराव आते हैं किरदारों को करते करते जी। लेकिन उसके इस ठहराव को आप कैसे देख रहे हैं अपने? और इसके बाद मुझे पता है कि आप सबको एक आइसक्रीम पार्टी देने वाले हैं फिर जब मूवी रिलीज होगी। आइसक्रीम पार्टी में डिनर पार्टी दे दूं और की सर, तो ये दसो की करना आइसक्रीम है मैं आप जवाब दे दो सवाल का, अगर संपूर्ण तरीके से ना दिया तो फिर मैं दूंगा। सर, तू ही दे दो जवाब। मैं रजनी जी के बारे में, रूपी गिल जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि महाभारत में, रामायण में बहुत सारे हमारे लोग जो किरदार की, आज भी हम उनको नमस्कार करते हैं, उनके पाँव छूते हैं, सब हमारा ये संस्कार है। जिस दिन ये पिक्चर रिलीज़ होगी 30 तारीख को, जो मैंने देखा है शूटिंग के टाइम में, कई बार जब रूपी ये रोल कर रही थी तो मैं बैठा था और बैठ के देखता था कि मेरा दिल करता जाके इस औरत के मैं पाँव छूं कि वे वो किरदार कर रही है जिस किरदार के लिए इस दुनिया की तमाम औरतों को, मर्दों को पैर छू के सलाम करना चाहिए, क्योंकि इतना दर्द, इतना दुख एक औरत ही बर्दाश्त कर सकती है। और जिस दिन ये पिक्चर रिलीज़ होगी, मैंने रूपी को पहले भी कहा, आप लोगों के सामने भी स्टेटमेंट दे के जाता हूँ कि इसको भी लोग रजनी के नाम से जानेंगे और जब ये चला करेगी तो लोग हाथ जोड़ के इसके पाँव छुआ करेंगे कि ये हमारी पंजाब की, देश की, हिंदुस्तान की वो बेटी है जिसकी औरतों के लिए ये कहा जाता है, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। आए हिंदुस्तान के मर्दों, ए दुनिया के मर्दों, औरत को सलाम करना सीखो। रजनी पिक्चर देखने के बाद आपको पता लगेगा कि अपनी बीवियों के, माताओं के जाया करो काम पे तो पाँव छू के जाया करो, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। और सर हम भी यही चाहते हैं कि ये जो आपने कभी बीवी को छुआ ये जो मैं छूता हूं। ये जो रजनी किरदार है, दिस इज आई कैन सी द इमोशंस इन हर आइज। और हम भी यही चाहते हैं कि जो ये रजनी किरदार है और जिस तरीके सर ने बोला, ये ऐसे ही अवतारित तौर पे जब रिलीज़ हो फिल्म, वो हमारे समक्ष आए और सभी उसी तरीके से देखें जिस तरीके से युवराज सर ने बोला। थैंक यू टॉकिंग टू अस, आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।